मुझे सच में नहीं मालूम था कि शादी के बाद इतना ज़्यादा खौफनाक होगा। एक दिन की बात है जब मैं और मेरा बच्चा पूरी रात नहीं सोए थे। वो ड्यूटी से आए, उनको मैंने खाना दिया और वो बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया ही यूज्ड टू डू मेडिकल। वो बोल रहे चल। मैंने कहा कि मैं मेरे बच्चे के साथ पूरी रात नहीं सोई हूँ। वो मुझे कंटिन्यू मारने लगे और मेरा बच्चा मुझसे चिपक गया। मेरा बच्चा सिर्फ उस टाइम पे 14 महीने का था। उसको भी उन्होंने मारा और वो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी कम उम्र में शादी हो जाती है। एक ऐसी लड़की जिसको शादी के बाद मैरिटल रेप और डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ता है। एक ऐसी लड़की जिसका 25 साल में सेपरेशन हो जाता है। वो अपना घर छोड़ के अपने मायके वापस हमेशा के लिए आ जाती है। एक ऐसी लड़की जिसके परिवार वाले उसका साथ छोड़ देते हैं, पर फिर भी वो लड़की डटे हुए है और अपने सपनों को पूरा कर रही है और आपके सामने सेल्फ डिपेंडेंट वुमन बनकर खड़ी है। जी हाँ, मेरा नाम है पूजा पाल और मैं इटारसी मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उनका सपना होगा कि सिर्फ शादी करवाना है। हमारे इटारसी का सेंट जोसेफ स्कूल बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल है, तो मुझे लगा था मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाऊँगी और मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। बट आई रियली डोंट नो कि मेरे पेरेंट्स को मैं बोझ लगती थी और वो लोग बस मेरी शादी ही करवाना चाहते हैं। पर मैंने कभी इसको पर्सनली एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन रियलाइज़ तब हुआ जब मैं क्लास 10th में थी और मेरे पेरेंट्स मुझे घर ले जाकर अ, मेरे पेरेंट्स ने घर ले जाकर सूट पहनाकर सबको बुला के मुझे दिखाते हैं, ज़बरदस्ती बोलते हैं तुम जाओ, पानी दो, ये करो, मतलब मुझे लड़का दिखाया जाता है एक्चुअली। जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ कि पापा कर क्या रहे हैं। वो तो भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि लड़के वालों ने मुझे मना कर दिया ये बोल के कि लड़की काफ़ी छोटी है, अभी उसको दुनियादारी की समझ नहीं है, यहाँ गाँव की लड़कियों जैसी वो नहीं है, इस माहौल में वो रह नहीं पाएगी। लड़के वालों ने मना किया, नहीं तो मेरे पापा तो उसी टाइम पे मेरी शादी करवा देते और मुझे उस टाइम पे इतना टॉर्चर किया गया कि तुम उन लोगों के सामने जाकर रोई क्यों? क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं इतना पढ़ लिख रही हूँ, दिन-रात मेहनत कर रही हूँ सिर्फ़ शादी के लिए। मुझे सच में बहुत आगे जाना था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ़ मेरी शादी करवाने के बारे में सोचते हैं। मैं ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। फिर ऐसे चलता रहा, उन लोगों के दिमाग में यही था कि शादी, 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 बट मैं उसको इग्नोर करके अपनी पढ़ाई पे ही फ़ोकस करती थी। क्लास 11th में अनफॉर्च्युनेटली मेरे दादाजी की डेथ हो गई। क्लास 12th में मेरे नानी जी की डेथ हो गई। फिर फर्स्ट ईयर में एक और रिश्ता आया। मुझे उस टाइम पे लगा कि अब पापा-मम्मी को समझ आ गया है कि पूजा बहुत पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो वो लोग मुझे ना फालतू के शादी-वादी के चक्करों में नहीं फँसाएँगे। मुझे पूरा विश्वास था उन पे और मैं उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों ने फिर मुझे वही शादी का सपना स्टार्ट कर दिया मेरे लिए और मैं बहुत रोती थी। मैं जब गाँव गई, मुझे मेले का दिखा के ऐसा बोला गया कि तुम्हें चलो मेला घुमाएँगे और कोई लड़का दिखाया। अब मैं वहाँ से तुरंत भाग तो सकती नहीं थी। थैंकफुली वो लड़का बहुत समझदार था, उसने समझा, मेरे पापा को बोला कि नहीं-नहीं ये हमारे माहौल में टिक नहीं पाएँगी क्योंकि ये सिटी के माहौल की हैं और गाँव में बहुत काम करना पड़ता है, उसने मना कर दिया। थैंक गॉड कि उसने मना कर दिया। फिर क्या हुआ, सेकंड ईयर में फिर मेरा रिश्ता तय हो गया। पापा ट्रेन लेके जा रहे थे, एज़ यू नो माय पापा इज़ लोको पायलट। पापा ट्रेन चला के जा रहे थे और फिर मेरे हस्बैंड पता नहीं कैसे उनको मिले और उन लोगों ने शादी की बात कर ली और रिश्ता तय कर दिया। मैं शादी के बिल्कुल अगेंस्ट थी, मैं बिल्कुल नहीं शादी करना चाहती थी, मैं बहुत रोती थी, बहुत गाती थी, बहुत चीखती-चिल्लाती थी। मैं 3 दिन 4-4 दिन तक खाना नहीं खाती थी, लेकिन मेरे पापा-मम्मी को लगता था शादी तो बस होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल गलत थे, वो शादी करना चाहते थे, अच्छी बात है, शादी करना हर माँ-बाप का सपना होता है, पर एक एज में और मैं मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली कहीं से स्ट्रॉन्ग नहीं थी शादी के लिए, क्योंकि मैं शादी का शौक भी नहीं समझती थी और मैंने उस टाइम पे भी चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के यही कहा, "पापा, मैं शादी का शौक भी नहीं समझती हूँ, मैं शादी क्यों करवाना चाहते हो?" उन्होंने कहा क्या हो गया? शादी हो जाती है सबकी और करनी पड़ती है, कैसे नहीं करोगी? और आप मानेंगे नहीं उन्होंने मुझे ये कहा, "तुम मर भी गई ना तो भी तेरी ज़िंदा लाश से शादी करवाऊँगा पर करवाऊँगा उसी लड़के से, बोल क्या करेगी?" वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शैटरिंग था। उस मोमेंट के बाद से मैं फिर सोच ही नहीं पाई कि मैं मना करूँ और ना करूँ। जो हो रहा था उसमें मुझे इन्वॉल्वमेंट देना पड़ा और सबसे बड़ी बात ये है वो लोग बार-बार ये धमकी देते थे, "इसलिए पढ़ाया-लिखाया, इसलिए पढ़ाया-लिखाया, इसीलिए इतना बड़ा किया, इतने इतने मुश्किल से इतना बड़ा किया, इससे यही दिन दिखाने के लिए।" तो मैं खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। मैं फिर सोचती थी कि ठीक है, अब जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं जैसे ससुराल जाती हूँ, उसी दिन से उनका गाली देना, डाँटना, चिल्लाना शुरू हो गया। ये बोल-बोल के कि तुम बहुत ही बेकार हो, तुम बहुत ही घटिया औरत हो, तुम्हें तो हमारे यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती। आई मीन उनको उनकी तरफ की
भोजपुरी चाहिए थी, जो मैं सीख भी रही थी। लेकिन उनका ये था कि नहीं तुम हिंदी में नहीं बात करोगे, तुम हम लोग के जैसे लैंग्वेज में बात करोगी। और मैं ट्राई भी कर रही थी, लेकिन वो मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ज़लील कर रहे थे कि कोई क्या बोलेगा कि इसको भोजपुरी भी नहीं आती है, इसको चूल्हे पे खाना बनाना भी नहीं आता है। तो वो चीज़ फ़ील कर के मैं मुझे खुद गिल्टी हो रहा था कि हाँ, मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। मैं समझती थी इस बात को, लेकिन मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी कि मैं किसी की गालियाँ सुनूँ और कोई मुझसे इतना चीखे-चिल्लाए सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे भोजपुरी नहीं आती वहाँ वाली। और मैं बहुत परफ़ेक्ट नहीं हूँ गाँव की लड़कियों जैसी। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मेरे पापा, चाचा, भाई सब लेने आते हैं। उसके लिए भी वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इतनी जल्दी कल ही शादी हुई, कल शादी होके आई और आज जा रही है। मुझे नहीं पता क्या मुहूर्त था, कैसा था, मेरे पापा और चाचा को लेने आना पड़ा। फिर मैं चली गई। उसके बाद जब मैं भोपाल शिफ्ट होती हूँ उनके साथ, मुझे नहीं मालूम था, मुझे सच में नहीं मालूम था कि शादी के बाद इतना ज़्यादा खौफ़नाक होगा। जब मैं भोपाल शिफ्ट होती हूँ, उसके दिन से ही उस दिन से ही उनकी असलियत सामने आने लगी। उस दिन से ही वो मुझे बात-बात पे डाँटना, चिल्लाना, हर छोटी-सी बात में डाँटना, चिल्लाना, मारना शुरू कर दिए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी वो क्यों कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और ये बताते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे मैरिटल रेप क्या होता है ये पता भी नहीं था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे लगा था पापा-मम्मी शादी करवा ही रहे हैं, तो सब ठीक होगा, मतलब एक लड़का है, अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे हम लोग, मैं धीरे-धीरे अपने करियर में आगे बढ़ सकती हूँ शादी के बाद भी। पर मुझे नहीं मालूम था कि वो शादी के बाद मुझे इतना ज़्यादा ब्रूटली मेरे साथ मैरिटल रेप करेगा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शैटर्ड हो जाऊँगी और फिर मैं अपना कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मेरा ना पढ़ाई में मन लग रहा था, ना मेरा घर के किसी काम में मन लग रहा था, ना मुझे जीने का मन कर रहा था। मुझे नहीं पता था मैरिटल रेप होता क्या है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे बस ये समझ में आ रहा था कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है और जब भी मैं उनको मना करती थी, मत कीजिए, मत कीजिए, मैं उनके आगे हाथ जोड़ती थी कि मत कीजिए, मुझे बहुत दर्द होता है। और ये आदमी बोलता था, अगर तूने ज़्यादा नाटक किया, तो मैं सबसे बोल दूँगा कि तुम 10 जगह करवा के आई हो, तुम बिल्कुल अच्छी औरत नहीं हो और तेरे बाप को तो मैं ड्यूटी नहीं करने दूँगा। मतलब मेरे पापा लोको पायलट हैं और वो भी लोको पायलट है, तो उसने ये मुझे धमकी दिया कि सब जगह बोल दूँगा बहुत ही गंदा-गंदा तेरे बारे में, अगर तूने किसी को कुछ भी बताया और तेरा पति हूँ मैं, तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। हमेशा उनका यही कहना था, तेरे साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुझसे मैंने शादी की है। बार-बार वो ये धमकी देते थे, अगर तूने ज़्यादा मुँह खोला, तेरी माँ से कुछ बोला, तो सब जगह मैं तुझे बदनाम कर दूँगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी और चुपचाप मैं रोती रहती थी, कुछ नहीं करती थी और बस यही सब बियर करती थी। छोटी-छोटी सी बात पे मार खाना, छोटी-छोटी सी बात पे गाली सुनना और मेरे साथ जो भी मैरिटल रेप हो रहा था, उसको बियर करना, मैं यही करती थी। और मैं किससे कह भी क्या सकती थी, मैं मम्मी को क्या बताती कि मम्मी उन्होंने गेट नॉक किया और मैं वॉशरूम में थी, फिर मुझे आने में 2 मिनट लग गया, इसलिए वो मुझे मारने लगे। ये मैं बताऊँगी किसी को तो कोई क्या बिलीव करेगा कि तुम पागल-वागल हो क्या? तुम वॉशरूम में थी, तुम्हें जाने में अगर 2 मिनट लग गया, तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारेगा? लेकिन ऐसा होता था, वो मुझे बहुत मारते थे, कि 2 मिनट क्यों लगे? अगर मैं वॉशरूम में नहा रही हूँ, अगर 10 से 15 मिनट हो गया, तो ही स्टार्टेड बीटिंग मी। व्हाई? व्हाई डिड यू टेक 5 मिनट एक्स्ट्रा? तुमने 5 मिनट एक्स्ट्रा क्यों लिया? आई वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ही इज़ मैनिक। मुझे नहीं पता था कि साइकिक, मैनिक, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। मुझे टर्म्स तो पता भी नहीं था, मैं बहुत छोटी थी। 21 साल में मेरी शादी हो गई थी और मुझे समझता ही नहीं था मैरिटल रेप क्या है और मेरे साथ सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, मुझे कुछ नहीं समझता था। मुझे ये तक समझता नहीं था कि मैं अपने पापा-मम्मी को क्यों नहीं बता रही हूँ। इतना कुछ मेरी लाइफ़ में हो रहा था। मतलब दिन-रात मार-पीट, गाली, लेकिन तो भी मैं पढ़ रही थी। मैं उस टाइम पे एमए इंग्लिश कर रही थी भोपाल से। मुझे नहीं मालूम था कि हर छोटी-छोटी सी बात पे मुझे मार पड़ने वाली है। एक एक पेन खरीदने पे भी मुझे इतनी मार पड़ी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बेहोश हो गई थी। मेरी लैंडलेडी ने मेरे पापा को फ़ोन किया कि आके अपनी बच्ची को बचाइए नहीं तो वो मर जाएगी। उस टाइम पे मेरे पापा को पहली बार पता चला कि मेरी बेटी को इतनी छोटी-छोटी सी बातों पे मार पड़ती है। और जब पापा आए तो मैं सब फूट-फूट के रोई और मैंने सब बताया उनको कि मैं क्या करती थी, हर छोटी-छोटी सी बात पे मारते हैं। आपने कहा था शादी कर लो सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे करियर भी सब ठीक रहेगा, यहाँ तो पढ़ने के लिए भी मार पड़ती है। नाश्ता नहीं कर सकती, खाना नहीं खा सकती, हर चीज़ के लिए मार पड़ती है, पानी पीने के लिए भी मार पड़ती है। पापा फिर उदास तो थे उस टाइम पे, पर वो मुझे ले नहीं गए। उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, हम बात करते हैं। वो मुझे ले नहीं गए। उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा वो मुझे ले जाएँगे और शायद अब दोबारा मेरी लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ।
चीज़ें ऐसी ही होती रही, कंटिन्यूटी में चलती रही। हर छोटी-छोटी सी बात पे गाली, डाँट, मार खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं घर में नहीं रहूँगी, मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूँगी। मैंने उनसे माफ़ी भी माँगा, मैंने बोला आप अच्छे हैं, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन मुझसे अब नहीं रहते बनेगा। मैं रो-रो के पागल हो गई थी। मैंने कहा आप अच्छे हैं, आप रहिए, मैं बहुत बुरी हूँ, अब मैं मेरे घर जा रही हूँ, मैं कभी नहीं आऊँगी। तब उन्होंने एक गेम प्लान किया, इमोशनली वो मेरे गेम के साथ खेलना शुरू किया। उन्होंने कहा एक बच्चा कर दो, मैं अच्छे से रहूँगा। मेरी एज ही क्या थी, मैं बस 23-24 साल की थी उस टाइम पे। मैंने कहा कि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं बच्चा कैसे हैंडल करूँगी? और मुझे तो हर चीज़ आती भी नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँगी? उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम एक बच्चा कर दोगी, तो मैं बहुत अच्छे से रहूँगा। और उन्होंने लिख के भी दिया बाकायदा कि अगर तुमने बच्चा कर लिया, तो मैं बहुत अच्छे से रहूँगा। तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि अच्छी बात है, अगर एक बच्चे से सबको अच्छा शांति मिल जाएगा सबकी लाइफ में और मैं भी अच्छे से रह पाऊँगी, तो मैं क्यों नहीं कर लूँगी। मैंने कर लिया, मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ़ 24 साल की थी। उस टाइम पे मेरा बीएड चल रहा था। मैंने एमए इंग्लिश मार खाते-खाते किया है। मतलब हर एग्ज़ाम के पहले वो मुझे इतना मारते थे कि मेरी आँखें सूज जाती थी, तो भी मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। तब मेरा एमए इंग्लिश खत्म हुआ और उसके बाद मैंने बीएड स्टार्ट कर लिया। मैं पढ़ाई मैंने कभी नहीं छोड़ी। मुझे पढ़ना ही था, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाई बीच में रोकूँगी। एनी हाउ बेबी बॉय हो गया। सब बहुत खुश थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी में लड़का होना बहुत बड़ी बात है। आज भी लड़का होना बहुत बड़ी बात है। और मेरे सास-ससुर, मेरे पति को लड़का ही चाहिए था। वो लोग मुझे इवन मेरे पति दिन-रात मुझे बोलते थे, लड़का ही होना चाहिए, लड़का ही होना चाहिए। मैं बोलती थी मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं बस यही मनाती हूँ भगवान से जो भी हो अच्छे से हो। लेकिन बहुत अच्छी बात है, लड़का हुआ। एक दिन की बात है, जब मैं और मेरा बच्चा पूरी रात नहीं सोए थे। मेरा बच्चा बहुत ही डिफ़िकल्ट चाइल्ड था, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैंने फेस किया था, वो मेरे बच्चे ने भी किया था। वो ड्यूटी से आए, उनको मैंने खाना दिया और वो बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया ही यूज्ड टू डू मैरिटल रेप। वो बोल रहे हैं चल। मैंने कहा कि मैं मेरे बच्चे के साथ पूरी रात नहीं सोई हूँ। अभी मैं खाऊँगी, मेरे बच्चे को फ़ीड कराऊँगी, उसके बाद। मैं खाना खा रही थी, मेरा बच्चा जग गया, तो मैं उसको फ़ीड करवाने चली गई। और जैसे कि मैंने बताया मैं पूरी रात नहीं सोई थी, तो हम दोनों ही सो गए, मतलब मेरा बच्चा और मैं दोनों सो गए। और वो सडनली आए, रूम लॉक किया, लाइट ऑफ किया, हम दोनों को मारने लगे और मुझे बोल रहे हैं, मैं पागल हूँ जो वहाँ वेट कर रहा हूँ? तो मैंने कहा, मैं रात भर जगी थी, रेयांश भी सोया नहीं था, इसलिए हम लोग को नींद आ गई और वो हम दोनों को मारने लगे, कंटिन्यू। तुझे बताता हुआ तुझे छोड़ूँगा नहीं, तुझे तो आज मैं मार ही डालूँगा, हमेशा यही बात था। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा, आज तो मैं तुझे मार डालूँगा, देखता हूँ कोई कौन क्या करता है। वो मुझे कंटिन्यू मारने लगे और मेरा बच्चा मुझसे चिपक गया। मेरा बच्चा सिर्फ़ उस टाइम पे 14 महीने का था। वो मुझसे चिपक गया, वो मुझे बचाने लगा, उसको भी उन्होंने मारा और वो बेहोश हो गया। मैं इतना चिल्ला रही थी क्योंकि उन्होंने लाइट्स भी ऑफ कर दी थी, गेट भी बंद कर दिया था। मैंने खिड़की से चिल्लाया अपने नेबर्स को, प्लीज़ बचाओ मुझे, मेरा बच्चा बेहोश हो गया है। कोई नहीं आता, कोई ना आया था उस दिन। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बहुत ही तेज़ किक किया, उस टाइम पे सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि मेरा बच्चा बेहोश हो गया था। मैंने मेरे बच्चे को गोदी में लिया और फिर मेरे हस्बैंड को किक किया पैर से और वो गिरे उधर। तब जाके मैंने गेट खोला और बाहर निकल के मैंने मेरे बच्चे को नॉर्मल करने की कोशिश किया। मैंने उसको पानी-वानी दिया, मुँह-वुँह पोंछा। वो उस टाइम होश में नहीं आए, काफ़ी टाइम लगा, फिर नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या, 3 दिन तक वो ऐसे सिसकियाँ ले रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने पापा को भी बोल दिया था, अब मैं नहीं रहूँगी। आज मेरे बच्चे को ये किया इन्होंने, मार के बेहोश किया है, कल मार डालेंगे या फिर मुझे मार डालेंगे, तो मेरे बच्चे का क्या होगा? कौन देखेगा? सब बस तमाशा देखते हैं, कोई कुछ नहीं करने आता है। कभी कोई कुछ नहीं करने आता है। अब मैं मेरे घर आ गई थी। मेरे घर, जहाँ मुझे लगा था कि मेरे पापा-मम्मी मुझ पे प्राउड फ़ील करेंगे कि ये हमारी इज़्ज़त के लिए इतने सालों से थी वहाँ पे। 5 साल दिए उसने उस रिश्ते के लिए, तो भी कुछ नहीं हुआ तो क्या करती वो? आ गई। मुझे ये लगा था मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, पर अगेन मेरे पेरेंट्स को सोसाइटी की ज़्यादा पड़ी थी। सोसाइटी जो उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करवाता था कि नहीं, उन्होंने शादी कर लिया है, लोको पायलट से किया है और उनकी बेटी मतलब भोपाल में रहती है, उनको इस चीज़ में बहुत प्राउड फ़ील होता था। अब वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे मेरे पेरेंट्स कि मैं वापस से इटारसी आ गई हूँ और मुझे कभी नहीं जाना है। मैंने बोल दिया था अब तो कभी नहीं जाऊँगी।
क्योंकि आज मेरा बच्चा बेहोश हुआ है, कल मर भी सकता है और मुझे ये रिस्क नहीं लेना है। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला, आप लोग मेरी लाइफ के साथ रिस्क ले सकते हैं पर मैं मेरे बच्चे के साथ नहीं रिस्क लूँगी, मैं कभी नहीं जाऊँगी। मुझे सोसाइटी ने बहुत इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। मेरी कॉलोनी के लोग मुझे ऐसे देखते हैं, आज भी ऐसे देखते हैं जैसे कि मैंने किसी का मर्डर किया हो। मेरे नेबर्स जो मेरी शादी के लिए मेरे पापा को बोलते थे कि हाँ, हाँ, करवा दो शादी। हमारे यहाँ तो 18 साल में शादी हो जाती है, हमारे समाज में कौन-सी लड़कियाँ पढ़ती हैं, शादी करवा दो। आज वही लोग इतना गंदे तरीके से मुझे देखते हैं जैसे मैंने कुछ किया हो। वो लोग एक बार भी मेरे घर कभी नहीं आए पूछने के लिए कि पूजा क्या हो गया था तुम्हारे साथ? ना मेरे पापा से पूछने आए, ना मुझसे पूछने आए कि क्या हो गया था। कभी मेरा हाल पूछने नहीं आए और शादी करवाते टाइम तो इन लोगों ने बहुत बढ़-चढ़ के मेरे पापा को उकसाया। आप तो मानेंगे नहीं कि मेरी कॉलोनी में मतलब छोटे-छोटे बच्चे भी मुझे इस नज़र से देखते जैसे कि मैंने कुछ बहुत गलत किया हो। क्यों? क्योंकि उनके घर वाले यही बोलते हैं कि हाँ, इस शादी छो मतलब जस्ट बिकॉज़ मैंने वो घर छोड़ दिया, मुझे सब कोई कैरेक्टरलेस समझने लगे, मुझे सब कोई सेंसलेस, मुझे सब कोई एमलेस, मुझे सब कोई इलिटरेट सब समझने लगे। क्यों? जस्ट बिकॉज़ मैंने घर छोड़ दिया। जब तक मैं उस घर में थी, मार खा रही थी, रह रही थी, तब तक किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपना घर छोड़ दिया, लोग मुझे गलत नज़र से देखने लगे। मतलब मैं तो बिलीव नहीं कर पाती कि जिनके सामने मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ, वो अंकल, आंटी मुझे इतना गलत समझते हैं। मुझे मेरे बारे में इतनी गंदी-गंदी बातें फैलाते हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ कि कैसे करते हैं ये। लेकिन मैं इग्नोर करके फिर भी दिन पे दिन अपना जो भी है स्टडी उस पे फ़ोकस करती हूँ, अपने बच्चे पे फ़ोकस करती हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। मैंने धीरे-धीरे ये जानने की कोशिश करी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कभी बहुत अच्छा फ़ील होता है, कभी बहुत बुरा फ़ील होता है, कभी मुझे हँसी आती है, कभी रोना आता है। मतलब मैं डिप्रेशन में थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं अब एमए साइकोलॉजी करूँगी। मैंने फिर एमए साइकोलॉजी में खुद को एनरोल किया। जैसे-तैसे मैंने मेरा एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया। रेयांश के बिना मेरा पढ़ना बहुत टफ़ था क्योंकि रेयांश इटारसी में रहता था, मैं भोपाल में रहती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में खुद को एनरोल करवाती हूँ, लाइसेंस लेती हूँ साइकोलॉजिस्ट का। 1 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम किया मैंने। वहाँ छोटे बच्चे भी आते थे, तो उन छोटे बच्चों को देख के मुझे पूरे दिन रोना आता था और मेरा सब मज़ाक भी बनाते थे वहाँ पे क्योंकि वो लोग मेरी फीलिंग से कनेक्ट नहीं कर पाते थे कि इसका भी बच्चा है, जिसको छोड़ के वो यहाँ पे पढ़ने आती है, इसके लिए बहुत टफ़ होता होगा। वो लोग नहीं समझ पाते थे, सब मेरा मज़ाक बनाते थे। कैसे से मैंने वो कंप्लीट किया, फिर मैंने जॉब ढूँढना स्टार्ट किया और केंद्रीय विद्यालय में एज़ अ पीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रैक्चुअल मेरी जॉब लग गई। मैं बहुत खुश थी और साथ में पढ़ भी रही थी मैं। मेरा पीजीटी इंग्लिश वर्ग 1 पेपर 2 दोनों क्वालीफाई हो गया है और मेरा बीपीएससी प्री भी क्वालीफाई हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं धीरे-धीरे लाइफ़ में आगे बढ़ रही हूँ। अभी भी मैं केवी में एज़ अ पीजीटी इंग्लिश हूँ। अभी मैं रेयांश के साथ रहती हूँ, मैं इटारसी में रहती हूँ अभी और मैं धीरे-धीरे बहुत आगे जा रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं पीएचडी भी कर रही हूँ। इसी के साथ-साथ मैंने मेरा मेंटल हेल्थ सेंटर भी खोला हुआ है, जहाँ मैं काउंसलिंग भी देती हूँ और स्पेशल चाइल्ड्स को थेरेपी भी देती हूँ। मैंने मेरी सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी भी खोली है क्योंकि मुझे वैसे भी पढ़ने का बहुत शौक था और मैं चाहती थी लाइब्रेरी खोलना। और आज मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन बन चुकी हूँ और अपने बच्चे का भी बहुत अच्छे से ख़्याल रख रही हूँ। ऐसे ही धीरे-धीरे मैं अपने सारे सपने पूरा कर लूँगी और आगे बढ़ती जाऊँगी। मैं मेरे मम्मी-पापा को यहाँ पे गलत साबित करने नहीं आई हूँ। हर माँ-बाप का सपना होता है उनकी बेटी की शादी हो। मैं ये गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर माँ-बाप को ये भी सोचना चाहिए कि बेटियों की शादी कराने से पहले आप सोचें, देखें कि लड़की का मन है भी कि नहीं और वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है भी कि नहीं। शादी करना बहुत ज़रूरी है, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़की खुश रह पा रही है कि नहीं। सोसाइटी को आप बाद में वैल्यू दीजिए, पहले अपनी बेटी के इमोशंस को वैल्यू दीजिए। लेकिन आप लोग मतलब मैक्सिमम मम्मी-पापा, मैक्सिमम माँ-बाप ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, कितनी बदनामी होगी। लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता जो दिन-रात झेल रही होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप ये सब झेल रही होती है। उनके बारे में कोई भी नहीं सोचता कि उस पे क्या बीतती होगी। तो नहीं, पहले आप लोग अपनी बच्ची के बारे में सोचिए, बाद में समाज का सोचिए। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ना काट मेरे पंख को उड़ान भरने दे, ना काट मेरे पंख को उड़ान भरने दे, हौसले बुलंद है आगाज़ भरने दे। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप आगे बढ़िए, किसी के बारे में मत सोचिए। आप हमेशा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाइए।